हेलो स्टूडेंट्स। कल हमने पढ़ा था गॉस थ्योरम और गॉस थ्योरम का सिंपल वेरिफिकेशन पढ़ा था। अब हम देखते हैं कूलॉम्स लॉ का डिडक्शन गॉस थ्योरम से, डिडक्शन ऑफ कूलॉम्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम। आप जानते हैं कूलॉम्स लॉ क्या था। कूलॉम्स लॉ ये था कि किसी पॉइंट चार्ज, कोई दो पॉइंट चार्ज के बीच में या मल्टीपल पॉइंट चार्ज के बीच में क्या लगता है, फोर्स लगता है। तो दो पॉइंट चार्ज के बीच में हमने एक फोर्स फाइंड आउट किया कूलॉम्स लॉ से, ठीक है। तो और ये आप ये भी जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, फोर्स ऑन अ टेस्ट चार्ज अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज, ठीक है। तो फोर्स ऑन अ टेस्ट चार्ज, हम यहाँ पे एक ऑब्वियसली टेस्ट चार्ज, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज एज्यूम करके चलते हैं, है ना। तभी जाके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम फाइंड आउट कर पाते हैं किसी पॉइंट पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमने एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज कंसीडर किया हुआ है जिसको हमने किसी स्फेयर के सेंटर पे रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया हुआ, एक स्फेयर के सेंटर पे रखा हुआ है, ठीक है। और हमने इमेजिन किया हुआ कि इसका सेंटर ओ है, ये स्फेयर है। और अब इसके हर पॉइंट पे, है ना, इसके सरफेस पे, स्फेयर के सरफेस पे हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्वियसली सेम होगी, क्योंकि हमने देखा था कि जो कोई भी पॉइंट चार्ज है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है, अगर पॉजिटिव तो रेडियली आउटवर्ड निकल रही होती है या फिर रेडियली इनवर्ड आ रही है अगर नेगेटिव चार्ज है तो, ठीक है। और हर तरफ कैसे निकलेगी, पॉइंट चार्ज है तो यूनिफॉर्म। तो स्फेयर भी एक, क्योंकि यूनिफॉर्म कर्व होता है तो इसलिए इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड भी जो जाएगी रेडियली आउटवर्ड हमेशा हर पॉइंट पे कैसे जाएगी, सेम जाएगी। तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ, कंसीडर एन आइसोलेटेड पॉजिटिव पॉइंट चार्ज Q at O, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E at every point on the surface of the sphere is same and it is directed radially outward। तो रेडियली आउटवर्ड निकलेगी बच्चों, देखो यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ कैसे। सपोज पूरा सरफेस S था, S, और मैंने इसका एक छोटा सा स्मॉल एरिया एलिमेंट ले लिया, है ना। इसमें स्मॉल एरिया एलिमेंट क्या ले लिया मैंने, इसका ds, ठीक है। और यहाँ से मैं रेडियस के अलॉन्ग यहाँ पे ऐसे एक एरिया वेक्टर बना देता हूँ, है ना। रेडियस के अलॉन्ग मैंने एक डायरेक्शन ले ली जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। सपोज यहाँ पे फिलहाल तो ये आर वेक्टर ले लिया मैंने, जो किस डायरेक्शन में होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा रेडियली आउटवर्ड होती है, तो ये हमने बना दिया। और लेकिन यहाँ पे हमने बोला कि ये एरिया जो हमने लिया है ना, ये डिफरेंशियल सरफेस एरिया एलिमेंट जो है आपका, इसमें से भी एक एरिया वेक्टर निकलता है जो उसके नॉर्मल रहता है, इसको हम एन कैप से डिनोट करते हैं, ds के, है ना। नॉर्मल से निकलता है एन कैप, ठीक। तो अब किसी पॉइंट P पे सरफेस पे, किसी पॉइंट P पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाली हुई थी, हमने गॉस थ्योरम जब प्रूफ किया था तो फिर से हमको वही चीज़ें लगानी है इसमें। अब देखिए गॉस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम हम यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम आप बताइए क्या होता है। टोटल फ्लक्स जो होते हैं, है ना, वो टोटल चार्जेस इनसाइड द सरफेस के इक्वल होते हैं। और फ्लक्स का फॉर्मूला हमने ये देखा हुआ है, सरफेस इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds इक्वल्स टू चार्जेस इनसाइड द क्लोज सरफेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट, टोटल चार्जेस इनसाइड द क्लोज सरफेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना। ये क्यू हो गया, वहाँ पे कैपिटल क्यू लिया था, कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ पे स्मॉल क्यू है इसलिए हम बोल रहे हैं यहाँ पे क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब यहाँ पे E और ds के बीच में, ये E है और ds की डायरेक्शन नॉर्मल एरिया वेक्टर ये है एन कैप, ये वेक्टर है ना, तो ये भी वेक्टर ही लेंगे, ठीक है। तो ds कैप यहाँ पे क्या हो जाता है, ds वेक्टर क्या हो जाएगा आपका, ds एन कैप, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो यहाँ पे E और इसकी जगह क्या लिख दे रहे हैं हम यहाँ पे, ds एन कैप, ठीक है। या फिर आप सिंपल EDS cos थीटा लिख सकते थे, एन कैप तो आपका 1 हो जाएगा यहाँ पे, है ना। EDS cos थीटा लिख दीजिए यहाँ पे, EDS E डॉट ds जो होता है वो क्या होता है, EDS cos थीटा। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा E ds और cos थीटा। थीटा कितना है यहाँ पे, थीटा किस किस के बीच में होता है, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बीच का एंगल। तो देखिए एक ही डायरेक्शन में तो 0 हो गया यहाँ पे, है ना, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये सरफेस इंटीग्रल हो गया।
cos 0 1 होता है बच्चों, cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो ये हो जाएगा आपका E ds सरफेस इंटीग्रल Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी होती है, यानी कि हमने फ्री स्पेस में हम सारी बातें कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो ठीक है बाहर हो गई, क्योंकि यूनिफॉर्म बनेगी हर तरफ, कांस्टेंट बनेगी। और ds का सरफेस इंटीग्रेशन देखेंगे हम, और यहाँ पे Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखिए यहाँ पे बच्चों ds क्या है, यहाँ पे ds जो होगा यहाँ पे उसका इंटीग्रेशन होगा, उसका इंटीग्रेशन यहाँ पे देखिए, अगर मैं पूरे इस छोटे से एलिमेंट ds को इंटीग्रेट करूँगा तो पूरे का आ जाएगा। और पूरा क्या है, स्फेयर है। स्फेयर का सरफेस एरिया क्या होता है बच्चों, स्फेयर का सरफेस एरिया होता है 4 पाई r स्क्वायर, है ना। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, है ना। तो ये हो जाएगा E, यहाँ पे लिख लेंगे हम 4 पाई r स्क्वायर इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो E इक्वल्स टू व्हाट, Q अपॉन 4 पाई, यहाँ 4 पाई और एप्सिलॉन नॉट को साथ में लिखते हुए r स्क्वायर को ऐसे लिख देंगे। तो ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज की तरह दिख रहा है ना। इसका मतलब ये है कि किसी पॉइंट, किसी r डिस्टेंस पे सरफेस, सेंटर से r डिस्टेंस पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करते हैं किसी चार्ज के आसपास, है ना। सपोज मैंने बोला कि ये चार्ज है, ये चार्ज आपने रख लिया था, इस चार्ज के आसपास आप जानते हो कैसी फील्ड निकलती है, रेडियली आउटवर्ड, लाइक दिस, ये ठीक है। और एक पॉइंट ले लिया जो हर डायरेक्शन में इससे सेम डिस्टेंस पे है, तो हर डायरेक्शन में सेम डिस्टेंस पे, यानी कि यहाँ मैंने बोला r है तो यहाँ पे भी r है, ठीक है। तो ऐसा हमने देखा तो ये एक स्फेयर बनता हुआ नजर आया। स्फेयर ऑब्वियसली चार्ज है तो ऐसे हर तरफ निकलेगा, तो इस एक ही डिस्टेंस पे अगर हम लेंगे तो स्फेयर बनेगा। तो एक पॉइंट चार्ज की वजह से स्फेयर बन रहा है, आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज की वजह से, तो यानी कि ये पूरा का पूरा स्फेयर भी एक पॉइंट चार्ज की तरह एक्ट कर रहा है ना। तो देयर इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट P एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज Q एट द सेंटर ऑफ द स्फेयर, है ना। अब सपोज मैंने यहाँ पे एक और पॉइंट चार्ज Q नॉट टेस्ट चार्ज यहाँ पे प्लेस कर दिया होता, ठीक है ना। तो क्या होता, इफ अनदर पॉइंट चार्ज, पॉज करके लिख रहा हूँ मैं, देखिए बच्चों मैंने यहाँ पे लिख दिया, इफ अनदर पॉइंट चार्ज Q नॉट वर प्लेस्ड एट P देन द फोर्स ऑन Q नॉट मस्ट बी। अगर मान लीजिए इस पॉइंट चार्ज पे, इस P पॉइंट पे अगर कोई Q नॉट टेस्ट चार्ज या पॉइंट चार्ज हम प्लेस कर देते तो उस पर कितना फोर्स लगता है इस चार्ज की वजह से, तो वो कूलॉम्स लॉ से क्या हो जाता है, कूलॉम्स लॉ से इन दोनों के फोर्स के बीच लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो F होता है ना। और क्योंकि हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता ही है, तो फोर्स का फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म में क्या हो जाता, सिंस आप जानते हैं E इज इक्वल्स टू व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, है ना। ये होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला, फोर्स ऑन अ टेस्ट चार्ज Q नॉट अपॉन Q नॉट। तो F क्या हो जाएगा बच्चों, E Q नॉट, है ना। E Q नॉट, आप वेक्टर लगाइए या ना लगाइए कोई दिक्कत नहीं है, अभी यहाँ पे डायरेक्शन नहीं दे रहे हैं तो ठीक है, यहाँ डायरेक्शन के साथ लगता है। तो E Q नॉट, और E आप निकाल चुके हैं यहाँ पे, E कितना निकाला था आपने बच्चों, देखिए Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, यहाँ पे साथ में आपका क्या चल रहा है, Q नॉट, है ना। तो देखिए यहाँ पे दो, जो कूलॉम्स लॉ क्या बोलता है, कूलॉम्स लॉ बोलता है दो चार्जेस के बीच में, यहाँ पे अपन ने Q नॉट सोच लिया है, एज्यूम कर लिया, तो यहाँ Q नॉट और Q नॉट और Q के बीच में फोर्स लग रहा है, कौन सा, कूलॉम फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो वो कितना होता है, उन दोनों का प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड, है ना, उन दोनों का प्रोडक्ट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, है ना। r स्क्वायर यानी कि इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करता है। यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है, 1 अपॉन, हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन r स्क्वायर, जहाँ पे F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्योंकि 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट होता है ना। 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्या होता है, K इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट,
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू आपने पढ़ी थी 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होती है। तो ये तो कांस्टेंट हो गया, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के बराबर के प्रोपोर्शनल हो गया और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर हो गया। तो ये क्या प्रूफ करता है, दिस इज कूलम्स लॉ, है ना, दिस इज कूलम्स लॉ। ठीक है, मतलब कि हमने गॉस थ्योरम की मदद से कूलम्स लॉ को क्या कर दिया, डिराइव कर दिया। ठीक है, चलिए अभी हम नेक्स्ट वीडियो में एप्लीकेशन देखते हैं गॉस थ्योरम के।